आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ बाइनोमियल की ट्रिक्स के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया था और एक ट्रिक बताई थी लास्ट के अंदर, लेकिन आज जो मैं क्वेश्चंस लाया हूँ मैंने सारे क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से बांट दिया है कि किस किस तरीके के बाइनोमियल के क्वेश्चन आपके जेईई के अंदर आ सकते हैं और वो क्वेश्चन कौन सी ट्रिक से सॉल्व होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके हर एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें। तो दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन जो आज मेरे साथ में है, मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं मैं आप लोगों के लिए। चलिए लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ द कोएफिशिएंट of rth r+1 and r+2 terms in the binomial expansion of 1 plus y whole power m are in AP. Then option A, m square minus m 4r minus 1 plus 4r square minus 2. Option B, m square minus m 4r plus 1 plus 4r square plus 2 equals to 0. Answer C, m square m 4r plus 1 plus 4r square minus 2 equals to 0. And the last one is D, m square minus m 4r minus 1 plus 4r square plus 2 equals to 0. यहाँ भी equals to 0. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, चारों में से कौन सा आंसर आएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, जरा आप इस क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा, ये किस तरीके का क्वेश्चन है। पहले तो हमें ये देखना कि क्वेश्चन किस तरीके का है, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है, मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इसको इजी बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ r+1 एंड द r+2 टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 plus ym आर इन एपी, क्या इसका जो एक्सपेंशन है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, उनमें इनका जो गुणांक है वो है r+r और r+1 की पावर th और सॉरी r+1 और r+2। ये इसके क्या है, गुणांक है, कोएफिशिएंट है इसके, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। ये इसके क्या है, गुणांक है, किसके, इस एक्सपेंशन के। ठीक है, पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में, गुणांक क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, आर टर्म क्या होती है, पावर क्या होती है, मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ। जनरल टर्म के बारे में मैंने कुछ डिस्कस किया था, वो चीज यहाँ पर आज मैं बता रहा हूँ। ये किस में है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, एपी के अंदर है। किसके अंदर है, एपी के अंदर। हाँ, अब जब भी बाइनोमियल के अंदर क्वेश्चन रिलेटेड टू एपी आ जाए या एचपी आ जाए या जीपी आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, n प्लस माइनस रूट n+2/2 r बराबर। जब भी क्वेश्चन रिलेटेड टू एपी आ जाए, जब भी क्वेश्चन बाइनोमियल में रिलेटेड टू एपी आ जाए और आपको उसमें n की वैल्यू दे रखी हो या नहीं दे रखी हो, फिर भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या करना है, जरा गौर से सुनिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर एक क्वेश्चन आपके सामने एपी के अंदर आ जाए, कि अगर रिलेटेड टू एपी आ जाए, अगर बाइनोमियल के अंदर रिलेटेड टू एपी अगर क्वेश्चन आ जाता है और ऐसे कुछ टर्म्स आपको दे देते हैं जो एपी के अंदर हो और वो क्वेश्चन में क्या आ जाए, रिलेटेड टू एपी, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। सिंपल सा फॉर्मूला लगा, देखिए कैसा आंसर आता है। यहाँ हमें n की जगह क्या दिया हुआ, m, तो रख देते हैं r बराबर m प्लस माइनस m+2/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इधर आया तो नहीं, सॉरी डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई में 2r m प्लस माइनस, ओके, m+2 रूट, ये माइनस प्लस का है, मैं इधर आया तो माइनस का है, ये रूट m+2, दोनों का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर किया, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 2r
एम स्क्वायर और ये एम प्लस 2। अब जरा इसके स्क्वायर को खोले तो 4r स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 8rm, ठीक है, नो 4rm, सॉरी, ठीक है, 4rm इक्वल्स टू m प्लस 2। अब मैं इस टर्म को भी इधर उठा के ले आता हूँ और यहाँ पर 4r स्क्वायर रख दिया, यहाँ 4rm रख दिया, ये इधर लिया तो m, इधर लिया तो 2 + 0। अब देखिए m स्क्वायर को तो छेड़ना नहीं है, यहाँ से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, मुझे ये बनाना है ना, इसको ऐसा बनाना है। देखिए यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा बना सकता हूँ आराम से। कैसे बनाएंगे, हम इन दोनों में से m कॉमन ले लेते हैं, हम इस 4r स्क्वायर को छेड़ेंगे नहीं। हमने इसमें से m कॉमन लिया तो क्या बच गया 4r प्लस, क्योंकि दोनों माइनस के तो माइनस भी का साथ में कॉमन आएगा, कितना आएगा +1, और यहाँ कितना बचा माइनस का 2 = 0। देखिए क्या यहाँ पर कोई ऐसी टर्म है जो बिल्कुल इससे मिल रही हो, देख लेते हैं। देखते हैं ऑप्शन ए m स्क्वायर m 4r - 1 नहीं मिल रहा, काम खत्म। ऑप्शन बी m स्क्वायर m 4r + 1 4r स्क्वायर -2 नहीं मिल रहा, ठीक है। ऑप्शन सी मिल गया है, जरा ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी। दोस्तों कैसे किया मैंने क्वेश्चन वापस बता देता हूं। हमने ये क्वेश्चन सिंपली एक तरीके से किया, जब भी बाइनोमियल में क्वेश्चन जो बाइनोमियल का आएगा आपके पास में, अगर वो एपी से रिलेटेड है तो आपको सिंपली ये ट्रिक अप्लाई करनी है। इस आर का मतलब होता है टर्म, यानी कि पद, हिंदी में बोलते हैं पद और इंग्लिश में बोलेंगे टर्म, ठीक है। और n यानी कि जो पावर दे रखी होती है, चाहे वो कुछ भी दे रखी है, आपका ये रूल अप्लाई होगा और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो आप ये देख लीजिए जरा आंसर आराम से, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। आई होप सो आपको ट्रिक्स बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होगी, बहुत टाइम लगा है इन ट्रिक्स को ढूंढने में मुझे, और आप लोगों को समझाने के लिए मैंने काफ़ी इस पर मेहनत की है ताकि आप लोगों को इसका बेसिक और रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझ पाए। चलो एक और ऐसा कैसा क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा डिफरेंट होगा। ये कह रहा, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + y whole power n, the coefficient of 5th, 6th and 7th in AP n is equals to चलो A 7 11, B 7 14, D C 8 16 एंड D is 7 15। यहां पर भी चीज क्या आ गई, देखिए रिलेटेड टू एपी आ गया क्वेश्चन, बात ही खत्म। फटाफट फॉर्मूला लगाया क्या, n ± √n+2। अब यहाँ पर दोस्तों एक सिंपल सा छोटा सा प्रॉब्लम है, वो मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करना चाहता हूँ। यहाँ पर है ना, ये जो r, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर आंसर के अंदर हमें कहीं भी r नहीं दिया हुआ है, यानी कि r हटेगा ना, तो अब इस r को हटाएंगे कैसे, सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। हम जानते हैं क्योंकि ये 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म ये तीनों किस में है, एपी में। तो हम एपी का एक रूल जानते हैं, या जब भी हमारे पास 3 टर्म दी जाती है एपी में, तो हम बीच वाली टर्म को क्या करते हैं, मेजर प्रोपोर्शन मानकर उसका आंसर निकालते हैं। ये अगर आपने कॉम्बिनेशंस पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि जो 5th टर्म होती है उसको ऐसा लिखते हैं NC4, 6th टर्म को लिखते हैं NC5 और 7th टर्म को लिखते हैं NC6, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नंबर्स होते हैं ना वो 0 से स्टार्ट होते हैं, एकदम 0 से। ये बात आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। और एपी का रूल हम सिंपल से जानते हैं कि एपी की सीरीज ऐसे काम करती है, A+D, A+2D, A+3D। मतलब एपी में जो भी टर्म होती है वो एक क्या होता है, कम होता है। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A+2D लिखा हुआ है, लेकिन ये टर्म कौन सी है, तीसरी, यानी कि ये टर्म एक कम आ गई। यहाँ पर देखिए टर्म कौन सी है, 4 है, लेकिन इसको लिखा क्या, 3D। यहाँ कितना लिखा, 1D, लेकिन है कौन सी टर्म, यहाँ टर्म कौन सी है, ये सेकंड टर्म है। हाँ,
और लेकिन यहाँ पे लिखा कितना 1, और यहाँ पर हमने कितना लिखा, ये फर्स्ट टर्म है लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितना आ गया a। तो इससे क्या पता चला कि AP के अंदर जो टर्म्स होती है ना वो एक कम होती है। अगर हमने AP पढ़ी तो हमको ज़्यादा याद है कि हम लिखते थे 18 टर्म या हम बोलते थे 9 टर्म, तो हम 9 टर्म को कैसे लिखते थे 1 + 8d। हमसे कोई कहता था 8-10वां पद निकालिए या 10th टर्म निकालिए, तो हम क्या लिखते थे a + 9d। एक हमेशा क्या होता है कम होता है, क्या होता है कम होता है, ठीक है। ये AP का सिंपल सा रूल होता है। तो अब मैं इतना सब आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इतना सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हमें यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं दी हुई ना, हमें कोई फिक्स वैल्यू यहाँ पर दी नहीं है। तो मैं इस मिड टर्म को, इस मिड वाले चीज को, मिड कौन सा है 6, क्योंकि हम ये चीज अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो भी d की वैल्यू क्या आएगी सेम, और इन दोनों को माइनस करूंगा तो भी d की वैल्यू क्या आएगी सेम। दोनों ही कंडीशन में यूज कौन हो रहा है, ये बीच वाली टर्म। ये बीच वाली टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है AP बनाने के लिए। क्यों, अगर ये बीच वाली टर्म नहीं होती और सीधा मैं 5th टर्म और 7th टर्म लिख देता तो मैं ये डिफाइन नहीं कर पाता कि ये AP है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये 6 टर्म क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 6 टर्म को हम यहाँ पर लेंगे, और मैं 6 टर्म को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यही जो मेजर टर्म है जो ये डिसाइड करती है कि ये AP है या नहीं है। और AP का अगर आपने सिंपल सा रूल पढ़ा तो AP में जब हम माध्य निकालते थे ना, समांतर माध्य या फिर हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर भी हम मीन निकालते हैं, ठीक है। हार्मोनिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, समांतर माध्य, ये हम निकालते हैं। तो इसका निकालने का फॉर्मूला के अंदर हम क्या करते थे, हमेशा बीच वाली टर्म को लेते, हम क्या लिखते A + C = 2b। ये एक फॉर्मूला होता था इसका AP का। बट अब बात क्या आ गई यहाँ पर, बात ये आ गई कि हम इस टर्म को क्या लेते हैं B को, तो अब B टर्म इसके अंदर क्या है 6 है, तो हम क्या करेंगे इसको लेंगे। तो इसको कैसे लिखते थे NC5। तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो हम इस टर्म को लेते हैं, यहाँ पर 5 रखा, n ± n + 2/2, ये 2 को इधर भेजा तो कितना हो गया 10, n ± n + 2। नाउ इसी से n को इधर भेजा, नाउ स्क्वायर बोथ साइड्स, देन वी गॉट द आंसर 100 - n स्क्वायर। स्क्वायर बोथ साइड किया तो ये आंसर आया। इसका स्क्वायर खोला तो 100 - n स्क्वायर + n स्क्वायर और 20n = n + 2। इसको इधर भेजा सॉरी दोस्तों, थोड़ा खांसी की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको इधर लाए, n स्क्वायर - 20n + 100 - n - 2 = 0। टोटल इक्वेशन क्या बन गई है 21n + 98 = 0। अब ये तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, हमने फैक्टर रूल पढ़े हैं क्लास 10th के अंदर, जल्दी से फैक्टर रूल अप्लाई करेंगे। इन दोनों के 2 फैक्टर हो रहे हैं, कौन कौन से, 7 + 14 n + 98, काटा 7n 14n - 98, कॉमन आया n। ये चीज़ तो बहुत इजी है, तो आप आराम से कर लोगे, इसके मुझे ज़्यादा इसको डिटेल में बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आंसर आया n - 7 और n - 14, दोनों को 0 के इक्वल रखा तो आंसर आया n 7 और 14। आप बताइए ऑप्शन में कौन है भाई, ऑप्शन में बी, हमारा ऑप्शन क्या है बी। तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, देखने में तो आपको ये लग रहा होगा यार इतना टाइम ले रहा है ये क्वेश्चंस करने में, क्या हमें क्या ट्रिक बता रहा है। तो दोस्तों ये तो मुझे इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना मुझे आपको एक एक चीज़ बतानी पड़ रही है कि भाई ट्रिक कैसे वर्क करेगी, ठीक है। तो मुझे इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना, तब आप जब प्रैक्टिस करोगे और आपको ये मेथड पूरी तरीके से क्लियर होंगे। अगर मुझे अभी कोई पेपर ला के दे तो मैं 2 मिनट में पेपर सॉल्व कर दूं, लेकिन क्योंकि आप अभी सीख रहे हो और आप अभी सीखोगे तो आप इस मेथड को वापस देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें वो कह रहा है, और आप भी फटाफट 10-10 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर अंदर आप क्या करोगे सारे आंसर्स निकाल लोगे। तो अगर इसमें आपको अभी भी अगर इस चीज़ में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट के अंदर जरूर मेंशन करेगा, मैं वापस उसी क्वेश्चन को अगली वीडियो में रिपीट कर दूंगा और आपके लिए उस क्वेश्चन का अलग से मैं एक पार्ट भी तैयार कर दूंगा। हमने R5 इसलिए लिया दोस्तों, फिर से बता देता हूँ कि 5th
6 और 7 टर्म में 6 टर्म का मेजर रोल होता है, और क्योंकि AP का एक फॉर्मूला होता है A + C = 2B, तो इस कंडीशन में हम B को क्या लेते हैं, प्राइम लेते हैं, और प्राइम नंबर के रूप में लेते हैं, मतलब बड़े नंबर के रूप में लेते हैं, और उसको हम यूज करते हैं, क्योंकि उसके अगर ये नंबर ना हो तो इसके बगैर AP नहीं बन सकती। मतलब पूरा दारोमदार किसके ऊपर होता है, इसके ऊपर होता है। ठीक है, तो चलिए आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया। अब लाया हूं एक थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ कोई बात नहीं, मैं आज एक काम करता हूँ, 3 ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपके साथ में डिस्कस कर लूँगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। मैंने 5 बोले थे लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए। कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये कह रहा इफ द कोएफिशिएंट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द expansion of 1 + x whole power n are a1, a2, a3, a4, then a1 plus a2, a2 plus a3, then a3 plus a4. Now अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि भाई ये क्या AP है, GP है, हमें यहाँ पर इसको प्रूफ करना है। देखिए अभी तक जितने क्वेश्चन आया सब AP GP का है, नन ऑफ देम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो हमें n दिया है, तो अब n नहीं दिया, हाँ हमें ये जरूर दिया लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या तो हमारे पास n होना चाहिए या r होना चाहिए इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, चाहे कुछ ही हो, n की जगह m हो तो भी हमारे पास, अगर n की जगह m दिया हो तो भी फॉर्मूला यूज में आ सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कुछ दिया नहीं है तो ये फॉर्मूला अब यूज में नहीं आएगा, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सी चीज। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इफ द एक्सपेंशन ऑफ in the expansion of 1 plus x की whole power n are a1, a2, a3, then फिर ये टर्म्स हमें दी हुई है, तो बताइए कि क्या ये AP है या GP है या HP है या नन ऑफ देम। मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स किसको बोलते हैं? एक के बाद एक आने वाला है, एक के बाद एक आने वाला। अब यहाँ से आपको एक छोटा सा अंदाजा मिल गया होगा, एक के बाद एक आने वाला, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? सेम। अगर मुझे एक चीज बताइए, मुझे किसी ने बोला 1 से 10 तक गिनती लिखिए तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने इसको लिखा, क्यों लिखा? एक के बाद एक नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक के बाद एक नंबर आता जा रहा है। तो अब अगर मुझे कोई कहे कि भाई इन सब में डिफरेंस बता दो, डिफरेंस बता देता हूँ, तो इसमें एक का, इसमें एक का, इसमें एक का, इसमें भी एक का, तो ये तो क्या हो गई? AP हो गई यार। साफ सिंपल से थिंग है, क्या हो गई? ये AP हो गई। कैसे AP हो गई? कि इनके डिफरेंस क्या आ गए? सेम आ गए। अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा सा अंदाजा लगा तो आंसर तो आपका यहीं पर ही आ गया कि ये क्या है? AP है। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक। क्वेश्चन को जरा गौर से सुनिए दोस्तों, आपको ज्यादा लॉजिक लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल सा है, जनरल लॉजिक है कि उसने क्वेश्चन में ही आपको हिंट दे दिया। लास्ट के अंदर उसने एक बात बोल दी कि भाई ये जो टर्म्स है ना वो एक के बाद एक आ रही है। अरे भाई एक के बाद एक आ रही है, इसका मतलब उनके अंदर डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेम। तो वो क्या हो जाएगी? AP हो जाएगी। मतलब हमारा आंसर तो क्या आ गया? AP आ गया। लेकिन क्योंकि अब मुझे थोड़ा इस बताना भी पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिनको प्रॉब्लम आ जाए इस बात में कि यार ये क्या बता दिया, हमको तो समझ में नहीं आया। तो भाई क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा, जेई के जितने क्वेश्चन आते हैं ना उसमें लास्ट वाली लाइन का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है, क्योंकि लास्ट के अंदर वो कुछ ऐसा बता देते हैं जिससे सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए लास्ट लाइन के अंदर वो कुछ ऐसा बताते हैं जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इन्होंने लास्ट लाइन में एक बात बोल दी कि भाई एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब ये सब चीजें क्या चल रही है? लाइन से चल रही है। अब लाइन से चल रही है तो मतलब इनका डिफरेंस क्या हो गया? सेम हो गया। अब अगर इनका डिफरेंस सेम हो गया तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया? AP हो गई। लेकिन क्योंकि अब मुझे प्रूफ भी करना है तो चले कर देते हैं।
कुछ नहीं करना, देखिए कितनी टर्म दी हुई है, 1 2 3 4, 4 टर्म दी हुई है, यानी कि 4 पद दिए हुए, 4 पद दिए हुए, तो मुझे 4 पद हमेशा ध्यान रखिएगा, एपी है 4 पद बोल रहा है, तो इसका मतलब वो आएगा कहाँ तक, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, यानी कि लास्ट कहाँ तक आएगा, कहाँ तक आएगा, 3 तक, तो n भी कहाँ तक आ जाएगा, 3 का। और तो आपको पता है एपी और बाइनोमियल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हम जब एपी स्टार्ट बाइनोमियल स्टार्ट करते हैं ना, तो बोलते हैं NC0 x की पावर n a की पावर 0, देखिए स्टार्ट 0 से करते हैं, और एपी में भी स्टार्ट क्या करते हैं 0 से, फिर लिखते हैं NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। तो ज़रा अगर आप गौर से देखें ना दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सेकेंड टर्म को हमने क्या लिखा, 1, सेकेंड टर्म को क्या लिखा, 1, यानी कि यहाँ पर भी सेम एपी वाला रूल ही काम कर रहा है। कैसा एपी वाला रूल काम कर रहा है कि यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक, मतलब जो टर्म हम बोलते हैं उससे एक कम लेते हैं। जैसे अगर मैं कोई मुझे ये बोले कि भाई 9 टर्म निकालिए बाइनोमियल में, तो मैं क्या लिखूंगा, NC8। कोई मुझे बोले 15 टर्म निकाले, तो NC14। ये एपी और बाइनोमियल दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब मुझे ये सीरीज मिली हुई है, तो मैं इसको खोलूंगा, लेकिन कहाँ तक, सिर्फ 3 तक। तो खोलता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट ही खोल रहा हूँ, तो डायरेक्ट खोला तो 1 प्लस 3x स्क्वायर और x क्यूब, इसकी एक्सपेंशन ये होता है, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन ही हो गया। अब बात जरा गौर से सुनने की है, यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो a1 a2 a3 a4 है ना, ये कॉफिशिएंट है और गुणांक है, कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर सबको क्या लेना है, गुणांक लेने हैं। क्या लेना है, गुणांक। तो भाई पहले टर्म का गुणांक कितना हुआ, a, दूसरी टर्म का 3, तीसरी का 3 और चौथी का 1। देखिए ये गुणांक ही तो है, ये इसने क्या बोला, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x के होल पावर n आर, ये कोएफिशिएंट्स है सारे, ये कोएफिशिएंट्स है जो एक के बाद एक आ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, एक के बाद एक आ रहे हैं, तो एक के बाद एक आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, गुणांक। और गुणांक, और हमने जब सीरीज बनाई, सीरीज खोली है, तो दोस्तों हमारा काम भी किसका है, सिर्फ गुणांक का, हमें x को नहीं लेना है। मैंने x क्यों नहीं लिया, उसकी वजह बता देता हूँ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें कहा है सिर्फ गुणांक यानी कोएफिशिएंट, ध्यान से पढ़िए, कोएफिशिएंट लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है, कोएफिशिएंट। तो देखिए हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू आ गई, a3 की वैल्यू आ गई और a4 की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करना, हम इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, a1 लिखा, a1 प्लस a2 रखा, 1/1 प्लस 3 कितना हो गया, 1/4। सेकेंड में क्या आ गया, a2 प्लस a3, 3/3 प्लस 3 इक्वल्स टू 3/6। फिर क्या लिया, a3 फिर तीसरी टर्म a3 प्लस a4, 3/3 प्लस 1 कितना हो गया, 3/4। 4 टर्म्स यहाँ पर नहीं, 3 टर्म्स निकले, कौन सी, 1 और 3/6 और 3/4। तो यार ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही मुझसे, नहीं कोई मिस्टेक नहीं हो रही। आप ज़रा अगर आप इनको ध्यान से देखें ना, और अगर मैं इसको सॉल्व करने पे आऊँ, थोड़ा देख लेते हैं, कहीं मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रही है। 3 6 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर भी, यहाँ भी 6 हो गया, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड a3 प्लस a4। क्वेश्चन के अंदर तो यही है ना। ओके चलिए एक काम करते हैं, ये 3 टर्म्स हमारे सामने, अब इनका कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। 3/6 माइनस 1/4 आता कितना, यहाँ पे 24 आता है ना, तो 24 आता है, तो नीचे कितना आ गया, 24 माइनस किया, 12 में से 6 गया तो कितना बचा, 6/24 बचा, कितना अंतर, चलो 6/24 आ गया। अब इन दोनों का भी निकाल लेते हैं, इन दोनों का भी निकालते हैं, तो कितना आएगा, माइनस किया तो 14 और 12 और 18, 3/4 और 3/6 माइनस के 18 में से 12 गया तो कितना बचा,
6/24, मतलब दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, सेम आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, AP हो गई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को वापस सुन लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, लिखा इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की होल पावर n आर A1 A2 A3 A4, देन हमें ये टर्म्स दी हुई है और हमें ये बताना है कि क्या ये AP है, क्या GP है, क्या HP है या कुछ नहीं है। तो दोस्तों पहली चीज तो मैंने आपको शुरू में ही आंसर बता दिया था कि आंसर AP आएगा, क्योंकि हमने सिंपल सा क्या लॉजिक लगाया, उसने बोला कंसेक्यूटिव टर्म यानी एक के बाद एक। अब भाई एक के बाद एक आएगी तो जाहिर सी बात है उसमें डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, तो वो क्या होगी, AP होगी। हमारा लॉजिक हैंड्स प्रूफ किया मैंने आपको। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे यार इतने से मजा नहीं आया और भी चाहिए, तो मैंने उनके लिए भी बता दिया कि कुछ नहीं करना, हमें ये गुणांक दिए, कोएफिशिएंट दिए, कितने 4 दिए, और जैसे कि हम जानते हैं बाइनोमियल हो या AP हो, उन दोनों में जब 4 टर्म बोला तो n बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। n बराबर कितना आएगा, 3, तो n बराबर 3 आया तो इस टर्म को यानी इस एक्सपेंशन को मैंने 3 तक खोला। अब बात गुणांक की हो रही है तो मैं सिर्फ क्या लूंगा, गुणांक की लूंगा। पहली टर्म हमेशा A1 होती है, दूसरी टर्म A2 होती है, तीसरी A3 होती है और चौथी A4 होती है। ये एक्सपेंशन टर्म के हिसाब से मैंने काम किया और फिर इसको मैंने वैल्यू निकाली और वैल्यूज निकाल कर सबकी वैल्यू को मैंने यहाँ रखा। जैसे ही मैंने वैल्यू को यहाँ रखा मेरे पास एक कॉमन आंसर आया, मैंने उसका डिफरेंस निकाला और हमारा आंसर कंप्लीटेड। तो दोस्तों आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वैसे तो मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस करता लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ और 3 क्वेश्चन के साथ आऊँगा। फिर अगली वीडियो में मैं कम से कम 4 वीडियोस इसकी और बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको बहुत सारे बाइनोमियल की ट्रिक्स भी देखने को मिलेगी और क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेगा मेरे चैनल को और शेयर